अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए ऑनलाइन बहुत सारा मटेरियल ऑलरेडी अवेलेबल है। लेकिन ये मटेरियल दो तरीके के होते हैं, एक वो जो आपको आपके गोल तक लेकर जाता है और दूसरा वो जो आपको वहीं पर गोल 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 घुमाता रहता है। तो डिपेंड आप पर करता है कि आपको कौन सा मटेरियल चूज करना है। एमएम एकेडमी ऐप ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको हाईएस्ट क्वालिटी कंटेंट के जो वीडियोस है वो देखने को मिलेंगे, जहां पर मेरे द्वारा बहुत सारे कोर्सेस आपके लिए लाए जा रहे हैं। जैसे कि मॉडर्न हिस्ट्री का कोर्स ऑलरेडी कंप्लीटली अवेलेबल है, उसी के साथ साथ पॉलिटी का कोर्स चल रहा है, एथिक्स का कोर्स चल रहा है, करंट अफेयर का कोर्स चल रहा है और आने वाले दिनों में और भी सारे कोर्सेज जो है जैसे कि ज्योग्राफी, इकोनॉमी, एनवायरमेंट, बहुत सारे कोर्सेज आपके लिए आने वाले हैं और ये कोर्सेज हाईएस्ट क्वालिटी के रहेंगे जो आपको आपकी प्रिपरेशन में काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो आप एमएम एकेडमी ऐप को डाउनलोड कीजिए और जो डेमो लेक्चर्स है उन्हें एक बार देखिए। उसी के साथ साथ आपको प्रिपरेशन में हेल्प करने के लिए जो पीडीएफ है वो भी अवेलेबल रहेगी, जहां से आप रिवाइज कर सकते हो, क्योंकि रिवीजन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और एमएम एकेडमी ऐप ये पहला प्लेटफॉर्म है जहां पर स्टूडेंट्स के साथ इंडिविजुअली मैं लाइव इंटरेक्ट करता हूं, जहां पर उनके जितने भी डाउट्स होंगे, भले वो एकेडमिक हो या पर्सनल हो, वो सब मैं सॉल्व करता हूं। तो जल्द से जल्द डाउनलोड कीजिए एमएम एकेडमी ऐप और वीडियोस को एंजॉय। दोस्तों स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम 27 जून का जो एनालिसिस है वो देखने वाले हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग आर्टिकल्स है, सैटरडे होने की वजह से कम है, लेकिन जितने भी है अच्छी तरीके से जानने की कोशिश करेंगे। अनअकॅडमीवर सुरू झालेली आहे नवीन बॅच आणि STI, PSI, ASO जी एक्झाम आहे त्यासाठी जर तुम्ही प्रिपरेशन करत आहात तर 1 जूनपासून नवीन बॅच सुरू होत आहे आणि ज्यामध्ये तुम्हाला सगळेच सब्जेक्ट जे आहे ते कव्हर केल्या जाणार आणि त्याचबरोबर जे इंट्रॅक्शन आहे ते सुद्धा तुमचं प्रॉपर प्रकारे होणार। जे पण तुमचे डाऊट्स आहे ते क्लिअर होऊन जाणार। तर तुम्ही बघू शकता, पॉलिटी असो, जिओग्राफी असो, हिस्ट्री असो, इकॉनॉमिक्स असो, जनरल सायन्स असो, इंग्लिश ग्रामर असो, मराठी ग्रामर असो, मॅथ्स असो, रिझनिंग असो, जितके पण तुम्हाला सब्जेक्ट्स असतील ते सगळे यामध्ये कव्हर होऊन जाणार आणि तुमचं सिलेक्शन जे आहे ते 100% होणार। तर लवकरात लवकर एनरोल करा या बॅचमध्ये। तुम्हाला EMI ऑप्शन जे आहे ते सुद्धा अवेलेबल आहे। तर EMI ऑप्शन थ्रू तुम्ही इथे पे करू शकता आणि जेव्हा तुम्ही पे कराल तेव्हा MMBEAN हा कोड तुम्ही नक्की वापरा। जेव्हा हा तुम्ही कोड वापराल तर तुम्हाला 10% डिस्काउंट जे आहे ते मिळून जाईल। तर लवकरात लवकर सबस्क्राईब करा अनअकॅडमीला आणि बॅचला जॉईन करा। इस वीडियो को आपके सामने प्रेजेंट करूंगा मैं मयूर मोगरे। सबसे पहले मैप बेस्ड एक्सरसाइज देखते हैं। तो यहाँ पर सी का नाम पूछा गया था, लेकिन यहाँ पर तो दिख ही रहा है, तो कोई बात नहीं। यहाँ पर कैस्पियन सी जो है इसके रिगार्डिंग आप इन्फॉर्मेशन लिख दीजिए, ठीक है। जो भी इन्फॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल होगी वो सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो आप लिखिए और फिर वीडियो को रिज्यूम कीजिए। आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। PDF वीडियो अपडेट्स के लिए आप मुझे टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हो। लिंक सभी की डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। तो आइए यहाँ पर हम एडिटोरियल पेज, आइडियाज़ पेज अगर देखते हैं तो इसमें हमें काफ़ी ज़्यादा आर्टिकल्स देखने को मिलते हैं। जैसे कि यहाँ पर ईज़ ऑफ हार्मिंग एनवायरनमेंट, तो इसमें हम एक ड्राफ्ट जो है उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। उसी के साथ साथ काबुल को क्या चाहिए, अफ़गानिस्तान इंडिया रिलेशंस, तो यहाँ पर मैं आपको इंडिया अफ़गानिस्तान स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से, इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इन सभी पर्सपेक्टिव से आपको मैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के तौर पर इंडिया अफ़गानिस्तान रिलेशंस के बारे में बताऊँगा। उसी के साथ साथ फॉर द सेक ऑफ आवर चिल्ड्रन यहाँ पर ये बात की गई है। और उसी के साथ साथ यहाँ पर जो क्योर है कोविड-19, अभी जो यहाँ पर पतंजलि की तरफ से दवाइयों की घोषणा की गई है, तो उसी के बारे में आर्टिकल जो है ये बात कर रहा है। जब हम बात करते हैं एक्सप्लेन्ड सेक्शन की, तो उसमें यहाँ पर जो रिजर्वायर्स है उनके हेल्थ के बारे में बताया गया है कि कितना स्टॉक वहाँ पर रखा हुआ है। अब हम हर बार ही देखते हैं जब भी बरसात आती है तब हम ये जो चीज़ है, ये जो आर्टिकल है, देखते हैं कि कहाँ पर कितना भरा हुआ है। अगर आपको याद होगा पिछले साल भी हमने देखा था। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि लंदन 1948 ओलंपिक गेम्स की बात की गई, तो हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है। तो इतने आर्टिकल्स हैं, डिटेल में कॉम्प्रहेंसिव तरीके से जानने की कोशिश करते हैं। पहले यहाँ पर आता है क्योर फॉर कोविड-19। अब यहाँ पर देखिए इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है। इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जो पहलू है वो हमें यहाँ पर समझना पड़ेगा। मतलब यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो काफ़ी मिक्स करके दी गई है कि यहाँ पर जो रामदेव बाबा है उनकी तरफ से जो यहाँ पर दवाइयों का दिया गया है, आयुर्वेदिक मेडिसिन जो है वो यहाँ पर लॉन्च की गई है, तो इसे अलग अलग पर्सपेक्टिव से पेश किया गया है। और उसी के साथ साथ यहाँ पर हमें जो एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो भी देखना पड़ेगा।
सीधे तरीके से आपको नाम जो है किसी एग्ज़ाम में, यूपीएससी की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर ग्रुप सी ग्रुप डी एग्ज़ाम है तो डायरेक्टली ये जो नाम है ये आपको पूछा जा सकता है कि कौन सी जो दवाइयाँ हैं, मेडिसिन्स है, वो यहाँ पर लॉन्च की गई है पतंजलि के द्वारा। तो यहाँ पर आप सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ देखिए, स्प्रिंग 1991 में डॉक्टर ग्वेट फ्रॉम जो मैकमास्टर यूनिवर्सिटी है कनाडा की, उन्होंने एक जो टर्म है वो कॉइन की थी। कौन सी थी? एविडेंस बेस्ड मेडिसिन। क्या है? एविडेंस बेस्ड मेडिसिन। मतलब सिंपल टर्म्स में अगर ये टर्म देखे तो इसका मतलब होता है कि यहाँ पर जुडिशियस यूज़ जो करंट बेस्ट एविडेंसेस होंगे उसके लिए, जिससे कि हम प्रॉपर एक डिसीजन ले सके पेशेंट्स की केयर करने के लिए। मतलब क्या है कि अभी यहाँ पर एट प्रेजेंट सिनारियो में, करंट सिनारियो में जो भी यहाँ पर एविडेंसेस हमें मिल रहे हैं उसके बेसिस पर डिसीजंस लेना, जिससे कि जो पेशेंट्स हैं उनकी यहाँ पर रक्षा की जा सके। ठीक है, तो ये जो टर्म है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डायरेक्टली इस टर्म के रिगार्डिंग आपको क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है कि क्या है, तो सीधा ये स्टेटमेंट आपको दे दिया जाएगा। तो ये स्टेटमेंट आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पर करंट बेस्ड एविडेंस डिसीजन मेकिंग में लाना है, इसे हम कहते हैं एविडेंस बेस्ड मेडिसिन। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखिए जो मेडिसिन है उसकी लॉन्ग हिस्ट्री रही है साइंटिफिक इंक्वायरी में। यहाँ पर प्रिवेंशन बोलिए, डायग्नोसिस बोलिए, ट्रीटमेंट बोलिए, किसी भी ह्यूमन डिसीजेस के लिए। अब सबसे पहली बार जब रिपोर्ट जो है वो पब्लिश की गई थी, जिसमें जो कंट्रोल क्लिनिकल ट्रायल है वो यहाँ पर उसके रिजल्ट जो है वो कंडक्ट किए गए थे, और उसी के साथ साथ यहाँ पर किस तरीके से जो चीज़ें हैं वो इम्प्रूव की जा सकती है, सिम्टम्स साइन जो होते हैं जो भी डिसीजेस के, वो किस तरीके से इम्प्रूव किए जाते हैं। और फिर उसी के साथ साथ 1990 के आसपास एविडेंस बेस्ड मेडिसिन ये जो टर्म है ये कॉइन की गई थी। यहाँ पर जो एविडेंस बेस्ड मेडिसिन है इसके कुछ क्रिटिक भी देखने को मिलते हैं। अब इसका जो क्रिटिज़म है वो किस तरीके से किया जाता है। पहला क्रिटिज़म जो होता है ये होता है कि ये काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है। बट ऑब्वियस है, अभी आप पेंडेमिक देखिए, अभी जो सिचुएशन चल रही है सब लोग इतने डरे हुए हैं, अगर कोई 2-2 हज़ार की मेडिसिन लेकर आता है तो लोग जो है वो लेंगे ही, क्योंकि यहाँ पर जान की बाजी जो है वो लगी हुई है। तो यहाँ पर जो एविडेंस बेस्ड मेडिसिन होती है इसका एक क्रिटिज़म होता है कि ये काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है, और दूसरा ये क्रिटिज़म होता है कि ये सभी ट्रीटमेंट के लिए अवेलेबल नहीं होती है। मतलब यहाँ पर आप देखोगे अगर कोविड के लिए, पेंडेमिक के लिए अगर दवाई लाई गई है तो पेंडेमिक के लिए ही काम करेगी, लेकिन अगर कोई दूसरी यहाँ पर बीमारी आती है तो उसके लिए वो काम नहीं आने वाली है। तो इस तरीके से हमें चीज़ें देखने को मिलती है। तो एविडेंस बेस्ड मेडिसिन जो है इसकी कुछ क्रिटिज़म भी है, और ये भी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से। ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के तौर पर है जो कि इसमें इंक्लूड नहीं किया गया है। अब यहाँ पर हम आते हैं पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड ग्रुप इंडिया में। इन्होंने लॉन्च किए हैं 2 आयुर्वेदिक मेडिसिन, जिसका नाम है कोरोनिल और दूसरा आता है स्वाशिरवती। अब यहाँ पर आप देखोगे जो 2 ड्रग्स है ये पेशेंट्स को जो कोविड-19 से सफ़र कर रहे हैं उनको यहाँ पर क्योर करते हैं, ऐसा बोला जा रहा है। अब यहाँ पर आप देखोगे तो ऑल्दो जो आर्टिकल है इसमें जो ऑथर है उन्होंने बोला है कि ऑल्दो यहाँ पर जो आयुष मिनिस्ट्री है उन्होंने एडवर्टीजमेंट करने के लिए, पब्लिसाइज करने के लिए इन 2 ड्रग्स के लिए मना किया हुआ है, बार्ड किया हुआ है। पतंजलि ग्रुप है उनका ये बोलना है कि 69% ऑफ द कोविड पॉजिटिव पेशेंट जो है वो इससे ट्रीट हुए हैं और इससे अच्छे हुए हैं, और उसी के साथ 100% जो है वो 7 दिनों के बाद यहाँ पर सही जो है वो हो जाते हैं, ऐसा यहाँ पर बोला गया है। रिपोर्ट की अगर देखें जो पब्लिश की गई है बाय ऑस्ट्रियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ टेक्नोलॉजी असेसमेंट, टोटल 155 ड्रग 79 वैक्सीन जो है करंटली यहाँ पर डेवलप किए जा रहे हैं वर्ल्ड वाइड कोविड-19 से फाइट करने के लिए। तो बट ऑब्वियस है कि यहाँ पर इतने सारे ड्रग्स जो है वो बनाए जा रहे हैं, और यहाँ पर एक रेस लगी हुई है कि कौन यहाँ पर बनाता है और कौन यहाँ पर बिजनेस जो है बहुत अच्छी तरीके से कर पाएगा। अब यहाँ पर आप देखोगे तो क्राइसिस ऑफ कैपिटलिज्म जो है, जो मार्क्स ने डिस्क्राइब किए थे सेंचुरीज एगो, ये करंट पेंडेमिक सिचुएशन में बहुत अच्छी तरीके से दिखाई दे रहे हैं। मतलब यहाँ पर क्या है कि मजबूरी का नाम इस तरीके से हमें देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर लोग जो मजबूर है, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, कोरोना वायरस की वजह से डर इतना फैला हुआ है कि लोग उससे बचने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, और इसी वजह से यहाँ पर जो बिज़नेस है बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से हो सकता है, ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि साइंटिफिक टेम्पर और प्रेजेंस ऑफ डीपली रिलीजियस सोसाइटी जो है ये यहाँ पर काफ़ी मैजिक और ग्रिमिक्री जो है वो क्रिएट करती है,
है ना। अब यहाँ पर क्या है कि जो भी रिलीजियस चीज़ें लेकर आएंगे या फिर जो भी यहाँ पर आयुर्वेदिक चीज़ें लेकर आएंगे या फिर जो भी यहाँ पर होम्योपैथिक चीज़ें लेकर आएंगे, तो उस पर क्या होगा, लोग जो है वो अंधविश्वास जो है वो भी कर सकते हैं। यहाँ पर ज़्यादा पेनफुल चीज़ क्या है कि यहाँ पर साइंस के जो डिस्ट्रॉयर है उनकी नॉइस यहाँ पर हो रही है, यहाँ पर साइंस को कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। लेकिन इससे भी ज़्यादा पेनफुल है जो साइंटिफिक कम्युनिटी है वो यहाँ पर साइलेंट बैठी हुई है। यहाँ पर देखिए जो इस आर्टिकल में बात की गई है, अगर मैं पर्सनली मेरा ओपिनियन दूँ, मैं पूरी तरीके से इसके समर्थन में नहीं हूँ। देखिए यहाँ पर ये हो गया कि हम बिना सोचे समझे, बिना कुछ समझे यहाँ पर सीधा क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। जो भी यहाँ पर लाया गया है आयुर्वेदिक को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, जो भी चीज़ें यहाँ पर लाई जा रही है उसे क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। और उसी के साथ साथ क्या ये साइंटिफिक हो ही नहीं सकता है, मतलब अब तक जो आयुर्वेदा है उसमें कोई ट्रीटमेंट आया ही नहीं है। तो ये ऐसा हो गया कि पूरे आयुर्वेदा को ही यहाँ पर निगलेक्ट कर देना, पूरे आयुर्वेदा को ही यहाँ पर झुटकार देना, इस तरीके की चीज़ हमें यहाँ पर इस आर्टिकल में देखने को मिलती है। काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल ये आर्टिकल हमें देखने को मिलता है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मुझे आपकी तरफ से भी जानना है कि आपको क्या लगता है कि ठीक है यहाँ पर बिजनेस जो है, बिजनेस सभी लोग कर रहे हैं, सभी लोग करते हैं, लेकिन सवाल ये आता है कि क्या इस तरीके से कि यहाँ पर साइंस जो है, क्योंकि साइंटिफिक चीज़ है, मतलब ये साइंटिफिक है ही नहीं। ये मैं इस दवाई की बात नहीं कर रहा हूँ, दवाई के बारे में तो अभी हमारे पास इन्फॉर्मेशन है ही नहीं, लेकिन ओवरऑल आयुर्वेदा जो है उसके बारे में बात की जा रही है, तो क्या उसके बारे में कुछ साइंटिफिक है ही नहीं। तो ऐसी चीज़ें हमें यहाँ पर इस आर्टिकल के थ्रू देखने को मिलती है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको क्या लगता है। अब नेक्स्ट आर्टिकल यहाँ पर आ रहा है हेल्दी स्टॉक रिजर्वायर में। जो रिजर्वायर है उसमें हेल्दी स्टॉक देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि काफ़ी ज़्यादा रिजर्वायर्स है। कलेक्टिव वाटर स्टॉक 123 रिजर्वायर मॉनिटर किए जा रहे हैं सेंट्रल वाटर कमीशन के द्वारा 56.72 बिलियन क्यूबिक मीटर्स, ठीक है, जून 25 तक। उसी के साथ साथ यहाँ पर आप देख सकते हो कि अलग अलग जगहों पर कितना यहाँ पर भरा हुआ है। अब यहाँ पर जून और 10 ईयर का एवरेज ये यहाँ पर दिया गया है। तो आप देख सकते हो कि कहाँ पर पिछले साल के मुकाबले कम है, ये आप सबसे पहले देखने की कोशिश कीजिए। तो आपको देखने को मिलेगा कि मतलब मोस्ट ऑफ द जगहों पर इस साल जो है काफ़ी ज़्यादा है। अगर हम देखते हैं पिछले साल के कंपैरिजन, यहाँ पर आप देख सकते हो गोविंद सागर जो है यहाँ पर पिछले साल ज़्यादा था, लेकिन इस साल यहाँ पर कम देखने को मिल रहा है। और 10 साल का जो एवरेज है उससे भी गोविंद सागर में कम देखने को मिल रहा है। उसी के साथ साथ यहाँ पर आप देख सकते हो जो गांधी सागर है इसमें इस साल कितना ज़्यादा है, मतलब पिछले साल के मुकाबले आप समझ लीजिए बहुत ही ज़्यादा है। उसी के साथ साथ यहाँ पर भी आप देख सकते हो पिंच में कि कितना ज़्यादा यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है इस बार का। उसी के साथ साथ यहाँ पर आप देख सकते हो कि सफिशेंटली यहाँ पर है, यहाँ पर ऑलमोस्ट इक्वल जो है वो देखने को मिल रहा है, मतलब इस साल, पिछले साल और 10 साल का एवरेज ऑलमोस्ट यहाँ पर सेम ही जो है वो हमें देखने को मिल रहा है। तो देखिए कभी कभार क्या होता है कि आपको ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बनाने के लिए, जो एकदम टफ वाले क्वेश्चन होते हैं, तो ऐसे भी आ जाते हैं। क्योंकि देखिए मोस्ट ऑफ द जगहों पर पिछले साल के मुकाबले इस साल काफ़ी ज़्यादा अच्छा हुआ है। तो यहाँ पर ये जो है गोविंद सागर और थीन, ये दो जगह ऐसे हैं कि गोविंद सागर में तो पिछले साल ज़्यादा था, थीन में इस सेम है, इस साल और पिछले साल के मुकाबले दोनों यहाँ पर सेम देखने को मिल रहे हैं। तो ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इसलिए आपको ऐसे जो होते हैं एक्सेप्शंस जो होते हैं वही याद रखना पड़ता है। उसी के साथ साथ अगर कोई ऐसा है जहाँ पर 10 साल का एवरेज जो है वो हमें ज़्यादा देखने को मिल रहा है, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो ये वाला जो है, इसमें आप देखिए 10 साल का एवरेज जो है वो दोनों के मुकाबले बहुत ज़्यादा है ना। तो ये भी चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। एटलीस्ट 88 रिजर्वायर जो है हायर स्टॉक हमें देखने को मिलते हैं कंपेयर टू जून लास्ट ईयर, तो काफ़ी ज़्यादा है। हमने देखा है मोस्ट ऑफ द इसमें इस साल जो है काफ़ी ज़्यादा है। अब यहाँ पर देखिए हमने देखा था कौन यहाँ पर मैनेज करता है, कौन यहाँ पर मॉनिटर करता है, सेंट्रल वाटर कमीशन के द्वारा मॉनिटर किया जाता है। तो इसलिए एज अ स्टैटिक पोर्शन पॉइंट ऑफ व्यू से सेंट्रल वाटर कमीशन इंपॉर्टेंट हो जाता है, और ये एज अ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, क्योंकि वीडियो का तभी फायदा होगा जब हम एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देखेंगे। तो सेंट्रल वाटर कमीशन का अगर हम देखते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन करंटली फंक्शन करती है एज अ ऑफिस अटैच टू द मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, जो जल शक्ति उसकी मिनिस्ट्री को अटैच अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्स, रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिजनोवेशन। ठीक है, ये भी चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक एक पॉइंट यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, सीधा सवाल आ सकता है। अब यहाँ पर आप देखोगे CWC हेड किया जाता है चेयरमैन के द्वारा विद स्टेटस ऑफ एक्स ऑफिशियो सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सेक्रेटरी रहेंगे एक्स ऑफिशियो इसके चेयरमैन जो है वो बन जाते हैं। ये स्टैब्लिश किया गया था 1945 में, ठीक है। और उसी के साथ साथ यहाँ पर आप देख सकते हो मैनेजमेंट एंड कंट्रोल ऑफ फ्लड्स किस तरीके से करते हैं, फाइनेंशियल फिजिबिलिटी चेक करना, इकोनॉमिक वायबिलिटी चेक करना, डिफरेंट इरिगेशन प्रोजेक्ट्स के यहाँ पर जो हाइड्रोलॉजिकल डाटा है उसे कलेक्ट करना, कंपाइल करना, पब्लिश करना, एनालाइज करना। उसी के साथ साथ जो यहाँ पर स्कीम्स होती है उसे इम्प्लीमेंट करना, कंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट इसे एग्जामिन करना।
उसी के साथ साथ सर्वे करना, इन्वेस्टिगेट करना, और यहाँ पर टेक्निकल अप्राइजल जो है इरिगेशन प्रोजेक्ट्स का वो भी यहाँ पर देखा जाता है। ठीक है, तो ये जो चीज़ें हैं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सेंट्रल वाटर कमीशन के बारे में। अब यहाँ पर नेक्स्ट आर्टिकल आता है कि फॉर द सेक ऑफ आवर चिल्ड्रन, हमारे जो बच्चे हैं उनके इसके लिए क्या करना चाहिए। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पर बोली गई है। कोविड-19 पेंडेमिक जो है उसकी वजह से हमें मास ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस जो है वो देखने को मिल रहे हैं। जो विक्टिम्स है वो इनोसेंट चिल्ड्रन जो है, एकदम सामने इनोसेंट चिल्ड्रन जो है विक्टिम्स हमें देखने को मिल रहे हैं, जिनका जो बचपन है वही यहाँ पर छीना जा रहा है। ठीक है, जो हेल्थ क्राइसिस है वो जब अच्छे भी हो जाएंगे, मतलब यहाँ पर हेल्थ जो है वो अच्छा हो जाएगा, कोरोना जो है वो चला जाएगा, कुछ भी परमानेंट नहीं होता है, तो कोरोना चला जाएगा, ये सब हो जाएगा, तो उसकी जो रेमिफिकेशंस है फिर भी हमें इकोनॉमिक डिप्रेशन के रूप में देखने को मिलेंगे। जैसे कि बहुत सारे बोल रहे हैं कि हमारी इकोनॉमी जो है वो बहुत बुरी अवस्था में है, बहुत बुरी हालत में है, तो ऐसे सिनारियो में हमें देखने को मिल सकता है कि यहाँ पर हेल्थ क्राइसिस जाने के बाद भी जो इसके रेमिफिकेशंस है वो इकोनॉमिक डिप्रेशन के रूप में हमें देखने को मिलेंगे, जो कि हमारे डेवलपमेंटल ईयर्स जो है आने वाले दिनों की यहाँ पर खतरे की घंटी बन सकती है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो ग्लोबल थ्रेट है ये यहाँ पर फ्लैग किया जा रहा है यूनिसेफ और ILO कंबाइंड रिपोर्ट में। कोविड-19 एंड चाइल्ड लेबर जो फोरकास्ट करता है कि नंबर ऑफ पीपल जो यहाँ पर एक्सट्रीम पॉवर्टी फेस कर रहे हैं वो यहाँ पर 40 to 60 मिलियन इंक्रीज़ हो सकते हैं इस साल। मतलब सोचिए यहाँ पर कितने ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहे हैं, 40 to 60 मिलियंस यहाँ पर इंक्रीज़ होने वाले हैं जो यहाँ पर एक्सट्रीम पॉवर्टी फेस कर रहे हैं। इसी के एडिशन में UN की जो पॉलिसी है वो यहाँ पर इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 ऑन चिल्ड्रन, उसने ऑब्जर्व किया है कि हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ चिल्ड्रन डेथ जो है वो यहाँ पर हो सकती है, वुड बी डायर कॉन्सिक्वेंस ऑफ द इकोनॉमिक रिसेशन, जो यहाँ पर इकोनॉमिक रिसेशन हो रही है उसकी वजह से। क्योंकि देखिए जब इतने ज़्यादा एक्सट्रीम पॉवर्टी होगी तो बट ऑब्वियस है कि यहाँ पर फूड जो स्कैरसिटी है वो हो जाएगी, खाना जो है वो लोगों को मिलेगा नहीं, और इनकम जो है वो तो बंद ही हो जाएगी, तो काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स जो है हमें ये देखने को मिल सकते हैं। अब यहाँ पर लॉकडाउन जो है उसने घर को सीधा बंद करके रखा हुआ है, इनकम जो है लेबर वर्कर की बंद है, सैलरीज बंद है, वेजेस बंद है, जो प्राइमरी सोर्स इनकम है वो सब यहाँ पर बंद हो चुके हैं, और इसीलिए उनकी जो बेसिक ज़रूरत की चीज़ें हैं उसे भी लेने के लिए, उसे भी मीट करने के लिए ये लोग काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। अब यहाँ पर अकॉर्डिंग सेंटर अगर देखा जाए मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, मंथली अनएम्प्लॉयमेंट रेट मई में वॉज 23.49% था एज अगेंस्ट 8.74% इन मार्च। मतलब यहाँ पर देख सकते हो कि कितने कम समय में कितना ज़्यादा यहाँ पर जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो बढ़ चुका है। यहाँ पर फूड जो है उसकी अनअवेलेबिलिटी हमें देखने को मिलती है ना। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, जो चिल्ड्रन है उनकी हेल्थ पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है। उसी के साथ साथ यहाँ पर जो राशंस हैं वो भी उनको नहीं मिल पा रहे हैं। मिड डे मील, स्कूल में जाते थे तो कम से कम मिड डे मील मिलता था, वहाँ उनको खाना मिलता था, लेकिन अब यहाँ पर क्या हो रहा है, जो मिड डे मील है वो भी नहीं मिल पा रहा है। तो ये सारी इनएफिशिएंसी जो है वो हमें देखने को मिल रही है। जो चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम्स है उसकी इंटीग्रेशन में भी ये काफ़ी ज़्यादा बाधाएं जो है वो अंडर डाल रही है। 17% ऑफ द हाउस होल्ड जो है यहाँ पर एबल है टू एक्सेस द THR, है ना। यहाँ पर जो स्कूल्स है वो बंद पड़े हैं, और जो हाउस होल्ड्स है मिड डे मील ना मिलने की वजह से यहाँ पर और ज़्यादा उनको खाने के प्रॉब्लम जो है वो फेस करने पड़ रहे हैं, और इसी की वजह से ऐसा है कि जो बच्चों की हेल्थ है उस पर बहुत बुरा असर पड़ेगा, और इसी के चलते यहाँ पर जो अवस्था है वो बहुत बुरी तरीके से बिगड़ सकती है, ऐसा इस आर्टिकल के थ्रू यहाँ पर बताया जा रहा है। अप्रैल में ही सिर्फ अगर देखा जाए तो चाइल्ड लाइन ये जो है इसमें 4.6 लाख कॉल जो है वो यहाँ पर रिस्पॉन्ड किए गए थे। जो प्रॉब्लम है जो चिल्ड्रन फेस कर रहे हैं उसकी सीरियसनेस यहाँ पर ये बताता है। 30% जो कॉल्स है वो यहाँ पर पेंडेमिक इंड्यूस प्रॉब्लम से रिलेटेड थे, मतलब यहाँ पर फूड का शॉर्टेज, ट्रांसपोर्टेशन का प्रॉब्लम, और उसी के साथ साथ यहाँ पर जो चाइल्ड लेबर है, ट्रैफिकिंग है, अब्यूज़ है, चाइल्ड मैरिज है, उससे रिलेटेड बाकी जो चीज़ें हैं वो हमें देखने को मिलती है। गवर्नमेंट ने करना क्या चाहिए, तो देखिए यहाँ पर इंडियन एक्सप्रेस की खासियत यही है कि ये सोल्यूशन ओरिएंटेड बात करता है। यहाँ पर गवर्नमेंट जो है उसने जो भी इम्प्लीमेंटेशन है क्रिटिकल स्कीम्स के रिलेटेड टू न्यूट्रिशन, फूड सिक्योरिटी एंड हेल्थ केयर, उसे यहाँ पर स्ट्रेंथन करना पड़ेगा। उसका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो यहाँ पर टाइटन करना पड़ेगा, जिससे कि क्या होगा कि यहाँ पर जो बच्चे हैं कम से कम उनको बेसिक जो चीज़ें हैं वो तो मिल जाए। ऐसा जो अंडर प्रिविलेज फैमिलीज़ हैं उनको यहाँ पर क्या करना चाहिए, प्रोटेक्शन देना चाहिए। उनके लिए यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें जो है करनी चाहिए। अर्जेंट रिक्वायरमेंट है कि यहाँ पर जो बहुत ज़्यादा गरीब लोग हैं उनके हाथ में सीधा पैसा दिया जा सके, जिससे कि पेंडेमिक के दौरान वो अपना गुजारा कर सके। तो यहाँ पर बहुत ज़रूरी है, जो यूनिवर्सल बेसिक इनकम की बात की जाती थी अब यहाँ पर उसे इम्प्लीमेंट करने की जो बारी है वो आ चुकी है, क्योंकि यहाँ पर अब लोगों के डायरेक्टली अकाउंट में पैसे डालना, लोगों के हाथ में पैसा देना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अब यहाँ पर नेक्स्ट आर्टिकल है, काबुल को किस चीज़ की ज़रूरत है। अब देखिए जो इंडिया अफगानिस्तान रिलेशंस है
ये यहाँ पर हम जान लेते हैं। सबसे पहले अफगानिस्तान मैप में कहाँ पर है वो हम देख लेते हैं। तो ये हमारी खूबसूरत धरती, जूम करते तो भारत जो है वो देखने को मिलता है। अब यहाँ आएंगे हम तो हमें बाजू में पाकिस्तान देखने को मिलता है और हमारा पड़ोसी अफगानिस्तान जो है वो भी यहाँ पर देखने को मिलता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो अफगानिस्तान, तो ये है अफगानिस्तान। और उसी के साथ साथ यहाँ पर और भी काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें, यहाँ पर आप काबुल जो है वो देख सकते हो। इस्लाम जो है वो उनका ऑफिशियल रिलीजन है। और उसी के साथ साथ ये एक लैंड लॉक्ड कंट्री है, ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब इंडिया और अफगानिस्तान के जब हम रिलेशंस देखते हैं तो हमें काफ़ी ज़्यादा रिलेशन देखने को मिलते हैं। स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट देखें तो यहाँ पर इंडिया अफगान जो है वो इंडिया का नेचुरल अलाय है ना। क्योंकि आप देखोगे तो काफ़ी फ्रेंडली रिलेशन जो है हमारे अफगानिस्तान के साथ रहे हैं। और लश्करी अगर देखें तो पाकिस्तान देखने को मिलता है जिसके साथ हमारे रिलेशंस अच्छे नहीं है। इसीलिए अगर देखा जाए स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से अफगानिस्तान जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट अलाय इंडिया का बन जाता है। और उसी के साथ साथ आप देखोगे इकोनॉमिक इंटरेस्ट अगर देखा जाए तो उस पर्सपेक्टिव से भी अफगानिस्तान जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब मिनरल वेल्थ जो है अबाउट 1 to 3 ट्रिलियन ऑफ आयरन ओर, लिथियम, क्रोमियम, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम, ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है। और इंडिया के जो इन्वेस्टमेंट है वो हमें देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से अफगानिस्तान अगर इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इंडिया जो है काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस फेस करता है तालिबान की तरफ से, है ना। और पाकिस्तान जो है उसके और तालिबान के रिलेशन जो है वो तो आपको पता ही है किस तरीके के हैं। और इसीलिए यहाँ पर अफगानिस्तान, वहाँ पर अगर सरकार देखोगे तो तालिबान के अगेंस्ट में है। तो इसीलिए यहाँ पर जो सरकार है उसके वजह से इंडिया और अफगानिस्तान के रिलेशन जो है सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो ये चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। उसी के साथ साथ जो गोल्डन क्रेसेंट है ये भी आपको पता रहना चाहिए। गोल्डन क्रेसेंट जिसमें ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ये वरी है इंडिया के लिए, ठीक है। तो ये भी चीज़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसी के साथ साथ अगर आप देखो तो अफगानिस्तान और इंडिया जो है उन्होंने 1950 में फ्रेंडशिप ट्रीटी जो है वो भी साइन की थी। उसी के साथ साथ जो सोवियत इन्वेजन हुआ था 1979 में, तो उस टाइम पर दिल्ली जो है उसने अग्रीमेंट जो प्रोटोकॉल्स होते हैं वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फॉर्मलाइज किए थे। अब देखिए तालिबान, उसी के साथ साथ जो यहाँ पर यूएस डील हो रही थी अफगानिस्तान में जो अमेरिका है उनके ट्रूप्स क्यों देखने को मिलते हैं, ये सारी चीज़ें अगर आपको जानना है तो आप ये जो अफगानिस्तान युद्ध है ये वाला वीडियो ज़रूर देखिए। इससे मैंने शॉर्ट में आपको पूरा जो इतिहास है वो समझाया हुआ है, अफगानिस्तान में जो भी प्रॉब्लम्स चल रहे हैं उसे समझाया हुआ है। उसी के साथ साथ इंडिया और अफगानिस्तान के रिलेशन जो है वो भी वहाँ पर समझाए हुए हैं। तो इसीलिए ये वाला वीडियो आप ज़रूर देखिए, इससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। को मिलता है कि इंडिया जो है उसने यहाँ पर एक्टिव रोल प्ले करना चाहिए जिससे कि पीस प्रोसेस जो है अफगानिस्तान में वो यहाँ पर प्रमोट हो सके। क्योंकि अभी भी अगर हम देखते हैं तो अफगानिस्तान में जो प्रॉब्लम्स है वो चल ही रहे हैं। जो तालिबान है वो अपना वर्चस्व जो है जमाने की कोशिश कर ही रहा है और ऊपर से यहाँ पर यूएसए जो है उनके ट्रूप्स भी निकल रहे हैं। तो इससे तालिबान जो है उसके पास एक और एडवांटेज मिल जाता है कि उन्हें रोकने वाला भी यहाँ पर कोई देखने को नहीं मिल रहा है। तो उसी के साथ इंडिया जो है वो यहाँ पर कुछ आइडिया के साथ आना चाहिए, स्ट्रक्चर के साथ आना चाहिए। डेवलपमेंट, पॉलिटिक्स, सिक्योरिटी, डिप्लोमेसी, जो अफगानिस्तान है उसमें हमारा जो वर्चस्व है वो बढ़े। और उसी तरीके से यहाँ पर क्या हो कि हमारे जो अलाय हैं वो यहाँ पर इतने अच्छे तरीके से हो जाए, हमारे रिलेशन इतने अच्छे तरीके से हो जाए कि और जो सिक्योरिटी थ्रेट्स है वो हमको फेस ना करना पड़े। और आप देख सकते हो कि म्यूचुअली रीइंफोर्समेंट पिलर्स ये है जिससे कि अफगानिस्तान जो है पीस पर जा सकता है। सस्टेनेबल स्टेट यहाँ पर जिससे कि डिसेंट पब्लिक गुड जो है वो यहाँ पर प्रोवाइड किया जा सके उनके सिटीजन्स को। क्योंकि आप देखोगे इसमें पीसता कौन है, इसमें बट ऑब्वियसली जो सिटीजन्स है वही पीसते हैं। अब यहाँ पर सिटीजन जब पीस रहे हैं तो यहाँ पर उनके लिए कुछ किया जाना चाहिए। उसी के साथ साथ डेमोक्रेटिक गवर्नेंस जो उसका इंक्लूजन यहाँ पर किया जाना चाहिए। उसी के साथ साथ जो अफगानिस्तान का स्टेटस है एज अ कनेक्टर ऑफ कॉम्पिटिंग एक्सटर्नल इंटरेस्ट रैदर देन बैटलफील्ड यहाँ पर प्रमोट किया जाना चाहिए। तो ये चीज़ें अगर हम करते हैं, देखिए अगर आपको वर्ल्ड हिस्ट्री में या फिर अगर आपको जो रिलेशंस होते हैं जीएस पेपर 2 उसमें अगर आपको इंडिया अफगानिस्तान के रिलेशंस के बारे में बोला जाए, ये पॉइंट आपने लिखना ही लिखना है, ठीक है। ये पॉइंट आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसी के साथ साथ यहाँ पर जो पीस प्रोसेस है वो भी बेस्ड रहना चाहिए 4 पिलर्स पर। कौन से 4 पिलर्स है? डेवलपमेंट, डेमोक्रेसी, डिफेंस और डिप्लोमेसी। ये भी पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 4 पिलर आपने लिखना ही लिखना है। उसी के साथ साथ यहाँ पर क्या है, क्रॉस कटिंग प्रिंसिपल जो है वो भी रिकॉग्नाइज किया जाना चाहिए, जिसमें प्राइमरी रोल अफगान ओनरशिप और उसी के साथ साथ अफगान जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो यहाँ पर ऊपर होनी चाहिए, अपलिफ्ट जो है वो होनी चाहिए। तो ये पर्सपेक्टिव हमें देखने को मिलते हैं और यही खासियत है इंडियन एक्सप्रेस की, क्योंकि यहाँ पर क्रिटिसिज्म नहीं, यहाँ पर सोल्यूशन जो है उसकी बात की जाती है। तो ये जो पॉइंट्स है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए इजराइल जो है वो की अलाय है यूएसए का
और ईरान अगर देखा जाए तो वो काफ़ी ज़्यादा ट्रबल मेकर है यूएसए के लिए। लेकिन पाकिस्तान अगर आप देखोगे, जिस तरीके से हमने देखा था अफगानिस्तान, जो अफगानिस्तान का वीडियो आप देखोगे उसमें आपको पता चलेगा जो तालिबान है उसके और पाकिस्तान के रिलेशंस काफ़ी अच्छे हैं। यूएसए चाहता है कि अफगानिस्तान में तालिबान जो अपना वर्चस्व जो है वो ना जमाए, और इसीलिए पाकिस्तान जो है वो उसकी मदद जो है वो यहाँ पर यूएसए को मिल सकती थी। उसी तरीके से यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो यूएसए के जिसके साथ खटकती है, जिसके साथ बनती है, उन सबके साथ पाकिस्तान जो है वो यहाँ पर अलाई में आता है, और इसी वजह से पाकिस्तान जो है वो यहाँ पर यूएसए के लिए दोनों तरफ से बेनिफिशियल जो है वो होता है। जैसा कि आपने देखा है कि डेज आफ्टर द कोलैप्स ऑफ तालिबान लेट 2001 में यूएसए जो उसने अलाउ किया था पाकिस्तान को कि उसके हंड्रेड्स ऑफ कैप्चर ट्रूप जो है नदर अफगानिस्तान में उसे यहाँ पर एयरलिफ्ट कर सके। 2004 में पाकिस्तान जो है उसे रिकॉग्नाइज किया गया था मेजर नॉन नेटो अलाई ऑफ द यूएस। तो ये आप देख सकते हो, मतलब इंटरनेशनल ग्राउंड्स पर जो कंट्रीज है वो खुद का सोचती है, यहाँ पर दूसरे का नहीं, मेरा दोस्त है तो परमानेंट दोस्त रहेगा। इंटरनेशनल ग्राउंड्स पर कोई भी परमानेंट दोस्त या फिर परमानेंट दुश्मन नहीं रहता है, वो कुछ टाइम पीरियड के लिए होता है। उनकी अगर बेनिफिशियल की बात आ गई तो दोस्त बन जाते हैं, उनकी अगर बेनिफिशियल की बात नहीं है तो दुश्मन बन जाते हैं। ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है। और उसी के साथ साथ यहाँ पर अफगान नेशनल सिक्योरिटी डिफेंस फोर्सेज जो है प्राइमरी फोर्सेस है। यहाँ पर इंडिया जो उसने क्या करना चाहिए, यहाँ पर डेवलपमेंट, पॉलिटिक्स, सिक्योरिटी और डिप्लोमेसी, ये जो स्ट्रक्चर्स है इसकी आइडिया के साथ उभर कर आना चाहिए। सिमिलर टू ईरान की जो टेनेंसिटी है रिजॉल्व सपोर्टिंग यूएन रिकॉग्नाइज सीरियन गवर्नमेंट, इंडिया जो है वो भी यहाँ पर इंक्लूसिव मल्टीफेसेट काबुल सेंट्रिक पीस प्रोसेस जो है वो यहाँ पर लेकर आना चाहिए, जिससे कि क्या होगा, यूएसए जो है, यूएसए भी यही चाहता है कि तालिबान जो है उसका यहाँ पर हस्तक्षेप ना हो। तो उसी तरीके से इंडिया भी अगर उसी आइडिया के साथ आता है तो यहाँ पर अलाय जो है इंडिया के साथ और ज़्यादा जुड़ सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आता है ईज ऑफ हार्मिंग एनवायरमेंट। यहाँ पर देखिए ड्राफ्ट EIA नोटिफिकेशन, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट नोटिफिकेशन जो है ये यहाँ पर आई है, जिससे कि यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि रेगुलेशन जो है वीक किया जा रहा है, साइलेंस अफेक्टेड कम्युनिटीज़। अब यहाँ पर गवर्नमेंट का जो एक्शन है एनवायरमेंटल रेगुलेशन पर वो ये बताता है कि यहाँ पर ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस जो है उसे बढ़ावा दिया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर जो एनवायरमेंट है उसे यहाँ पर बहुत ज़्यादा हार्म किया जा रहा है। मतलब कि यहाँ पर प्रोजेक्ट जो है बिजनेस के लिए क्लियर किए जा रहे हैं बिना एनवायरमेंटल इम्पैक्ट को देकर। गवर्नमेंट जो है उनने यहाँ पर पब्लिक कंसिडरेशन कमेंट द ड्राफ्ट एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट नोटिफिकेशन 2020 जो है वो यहाँ पर लाई है, जो कि यहाँ पर EIA नोटिफिकेशन 2006 जो है उसे रिप्लेस करेगा सभी फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के लिए। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये असेसमेंट जो है कैरी आउट किया जा रहा है एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी के द्वारा, जिसमें साइंटिस्ट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एक्सपर्ट, ये सब हमें देखने को मिलते हैं। अब ये देखिए बेसिस जो है ग्लोबल इन्वायरमेंटल लॉ का EIA के लिए ये है प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल्स। जो प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल्स है वो हमें देखने को मिलते हैं। एनवायरमेंटल हार्म जो है ये ऑफन इररिपेकेबल है, जो कि यहाँ पर रिवर्स नहीं किया जा सकता है, लाइक एन ऑयल स्पिल। यहाँ पर अगर ऑयल जो है पूरा का पूरा ओशन पर चला जाए, है ना, ओशन के ऊपर बह जाए, तो फिर क्या वो ऑयल को निकाला जा सकता है ओशन में से कि हम उसे निकाल लेंगे? नहीं, वहाँ पर जो प्रॉब्लम है वो होना ही है। अब यहाँ पर आप देखोगे एनवायरमेंटल हार्म जो है ये कभी कभी इसी तरीके का होता है, क्योंकि जिस तरीके से ऑयल स्पिल हो जाए तो उसे हम निकाल नहीं सकते हैं, है ना। तो इस तरीके से कुछ ऐसे एनवायरमेंटल हार्म्स होते हैं जो कि वापस नहीं लिए जा सकते हैं। तो इसीलिए अगर ये इस तरीके से चीज़ हो जाती है, मतलब ऑयल स्पिल हो जाता है, तो फिर ये एनवायरमेंट के लिए बहुत बड़ा डैमेज हो सकता है, बहुत बड़ा हार्म हो सकता है। बोला गया है कि जो डैमेज है उसे अवॉइड करना है चीपर तो है, इट इज़ चीपर टू अवॉइड डैमेज टू एनवायरमेंट देन टू रेमेडी इट, है ना। बट ऑब्वियस है कि यहाँ पर बेसिकली क्या है कि आप एनवायरमेंट को डैमेज जो कर रहे हो, तो एनवायरमेंट को डैमेज ना करना ये काफ़ी सस्ता है रैदर देन फिर उसको सुधारना, क्योंकि जब हम डैमेज कर लेते हैं फिर सुधारने के लिए जाएंगे तो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली हो जाता है, और उसी के साथ साथ काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम जो है वो भी क्रिएट होते हैं। हमने देखा हुआ है कितने साल से ट्रीटीज चल रही है, कितने साल से कन्वेंशन चल रहे हैं, लेकिन क्या हो रहा है? कुछ भी नहीं हो रहा है। जो एनवायरमेंट है वो ख़राब ही होता जा रहा है, क्लाइमेट चेंज होता ही जा रहा है। मोस्ट डिवास्टेटिंग ब्लो जो है EIA रेजिम के लिए वो है कि यहाँ पर एक्स पोस्ट फैक्टो क्लियरेंस रूट जो है वो क्रिएट किया जा सके, जहाँ पर EIA क्लियरेंस जो है वो कभी ग्रांट नहीं किया गया। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो क्लियरेंस है ग्रांट किया जाता है जहाँ पर जो इलीगल चीज़ें हैं वो ना हो रही हो, लेकिन अब ऐसा हो रहा है कि क्लियरेंस वैसे भी चीज़ों को दिया जा रहा है फालतू की डेवलपमेंट के लिए, जहाँ पर इलीगल चीज़ें जो है वो हो सकती है। तो ये प्रॉब्लम जो है, लीगलिटी जो है वो बाजू में रखी जा रही है कि भैया लीगल है या नहीं है, वो बाजू में रखा जा रहा है, वो बात की बात है, वो देखेंगे। तुम यहाँ पर डेवलपमेंट कर रहे हो ना, तो चलो फिर ये कर लेते हैं। इस तरह की चीज़ हमें देखने को मिल रही है, और इसीलिए इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो यहाँ पर श्रिंक होता जा रहा है, ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है।
कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जो है वो यहाँ पर इसकी बेनिफिशियरी है, जहाँ पर लार्जेस्ट प्रोजेक्ट जो है वो यहाँ पर स्क्रूटिनाइज किए जाते हैं फुल्ली, है ना। अब यहाँ पर जब EIA प्रोसेस जो है वीकन की जाएगी तो ये एसेंशियली एंटी डेमोक्रेटिक है, क्योंकि लोगों की हितकारी के लिए चीज़ें नहीं होगी, है ना। और उसी के साथ साथ यहाँ पर कम्युनिटीज़ जो है वो अफेक्ट हो सकती है, यहाँ पर लोकल एनवायरनमेंट जो है वो यहाँ पर लोगों के लाइवलीहुड के लिए थ्रेटन हो सकता है, उसी के साथ साथ फॉरेस्ट डिस्ट्रॉय हो सकते हैं। अब यहाँ पर पब्लिक का कंसल्टेशन भी नहीं लिया जा रहा है, वो अगर लिया जाए तो बात अलग हो, लेकिन वो भी नहीं लिया जा रहा है, तो ये डेमोक्रेसी जो है उसके अगेंस्ट में जाता है। तो आइए मैप बेस्ड एक्सरसाइज देखते हैं फिर से एक बार। ये हमारी खूबसूरत धरती, जूम करते तो भारत देखने को मिलता है। अब यहाँ पर हम आएंगे तो ये हमें वो जो सी है वो देखने को मिलता है, जो कि कैस्पियन सी। कैस्पियन सी अपने आप में लैंडलॉक्ड है, और उसी के साथ साथ कौन कौन सी कंट्रीज़ बॉर्डर करती है, तो उसके लिए एक ट्रिक है तारीख। तारीख जो है ये आप याद रखिए, आपको जितनी भी कंट्रीज़ बॉर्डर करती है वो याद रहेगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ इसके रिगार्डिंग आपने इन्फॉर्मेशन जो है ज़रूर लिखी होगी। ये हमारे वीडियो का एंड। वीडियो अगर पसंद आता है तो शेयर ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।